हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंद्रानी त्रिवेदी बॉटनी क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम किस किस कंपोनेंट से मिलकर के बना है, कितने टाइप का इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम के क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगी। An ecosystem is a community of living organisms, biotic factors, interacting with their physical environment, abiotic factors like soil, water, air, and sunlight. The term ecosystem was given by British ecologist Arthur Transley in 1935. एकदम इनका नाम याद करिए, ये बहुत बार MCQ में पूछा जाता है कि इकोसिस्टम टर्म किसने दिया। Eco comes from the Greek word oikos, means house or environment, and system refers to a set of interacting components. An ecosystem includes plants, animals, microorganisms and their surroundings functioning together. तो इकोसिस्टम बायोटिक फैक्टर्स मतलब लिविंग फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर और सनलाइट, इन सब का आपस में इंटरेक्शन से बनता है। यहाँ बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है, ए बायोटिक जिसको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बोलते हैं, और बायोटिक इसका मतलब है लिविंग कंपोनेंट्स। जहाँ भी बायो टर्म जुड़ा है तो बायो का मतलब हो गया लिविंग, बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग कंपोनेंट्स। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ए बायोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग जो फैक्टर्स हैं उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि सॉइल, वाटर, लाइट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेदर। तो इस तरीके से एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से मिल करके इकोसिस्टम का हमारा स्ट्रक्चर बनता है। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के। कौन कौन से हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बायोटिक जो कंपोनेंट्स है इसमें सबसे पहला हमारा आ जाएगा प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किन्हें कहते हैं? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मेक देयर ऑन फूड वाया फोटोसिंथेसिस, जैसे प्लांट्स हैं, एल्गी है, और कीमोसिंथेसिस सम बैक्टीरिया, प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम द इकोसिस्टम। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे हमारे? कौन अपना अपना खाना खुद से बना सकते हैं? ट्री, ग्रासेस, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स वैसे स्पीसीज़ को बोलते हैं, वैसे ग्रुप को बोलते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो खाना को प्रोड्यूस करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर। और उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर्स, जिसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स। कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करेगा फूड के लिए, डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। कंज्यूमर जो हैं हमारे तीन टाइप के हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जिनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, जो कि प्रोड्यूसर्स को खाएंगे, ईट प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल डियर, रैबिट। डियर रैबिट क्या है? हमारा हर्बीवोर्स है। उसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। ये क्या करते हैं? ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे कि ओल्फ्स है, फ्रॉक्स है। तो ये क्या करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते, खाते हैं। थर्ड ग्रुप है हमारा टर्शियरी कंज्यूमर, डैट आर द टॉप कार्निवोरस, ईट सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल लायन और ईगल्स। तो जो हमारा कंज्यूमर है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसके बाद एक और ग्रुप आता है ओमनीवोर्स, ईट बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड बियर्स। ओमनीवोर्स के और एग्जाम्पल हैं क्रो है, कॉकरोच है। उसके बाद बात करते हैं डिकम्पोजर्स का। ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स, रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बैक्टीरिया, फंजाई। तो पूरे इस फूड चेन में जो हम आगे इकोसिस्टम में पढ़ेंगे, तो डिकम्पोजर्स का भी बहुत मेन रोल रहता है। सारे जो भी हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ब्रेक करने में, और साइकिल जो हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको मेंटेन करने में। और इसमें इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बैक्टीरिया और फंजाई। और इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, और इसमें सबसे पहला फैक्टर है लाइट। लाइट क्या है? एबायोटिक फैक्टर है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, लेकिन हमारे लाइफ के लिए कितना एसेंशियल है इसको देखते हैं। सबसे पहले जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करेगा? जब तक लाइट है तब, जब तक लाइट नहीं होगा तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? आंसर इज़ नो।
तो फोटोसिंथेसिस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, जो एवरी सेकंड हम लोग ले रहे हैं। और आपको पता है कि ये ऑक्सीजन हॉस्पिटल में कितना महंगा बिकता है, तो ये हमको फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही मिल रहा है। और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो तभी होगा जब लाइट अवेलेबल होगा। इसके अलावा जो भी एनिमल बिहेवियर है, नेविगेशन, उसके बाद फीडिंग या ब्रीडिंग करना है, ये सब के लिए लाइट एसेंशियल है। लाइट रहेगा तभी ये सारा एनिमल एक्टिविटी भी हो पाएगा। तो जो लाइट है वो बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है फॉर द फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर एनिमल बिहेवियर लाइक ब्रीडिंग एंड डेली एक्टिविटीज़। इसके बाद हम लोग सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, डैट इज़ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का भी बहुत रोल है इकोसिस्टम में। टेम्परेचर इफेक्ट्स मेटाबॉलिक रेट्स, रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्सेसिव टेम्परेचर can cause heat stress, dehydration and death in animals, and low temperature can cause reduced activities and death। देखिए एक्सेसिव हाई टेम्परेचर में भी हम लोग गर्मी के दिन में न्यूज़ में सुनते हैं कि लू लगने से कितने आदमी का डेथ हो गया। ठंड के दिन में भी बिल्कुल उसी तरीके से हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने से कितने लोगों का डेथ हो गया। गर्मी के दिन में आप सुनते हैं कि सूखा पड़ने की वजह से हमारा बहुत सारा फसल बर्बाद हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से ठंड के दिन में सुनते हैं कि फसलों को पाला पड़ गया या पाला लग गया, जिसके कारण जो है हमारा उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो एक्सेसिव टेम्परेचर, अति कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या बहुत कम टेम्परेचर है, तो इससे भी किस तरीके से जो हमारा लाइफ है, जो इकोसिस्टम है, जो एनिमल एक्टिविटी है, वो हमारा इफ़ेक्ट होता है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट, रेनफॉल की तरफ। और रेनफॉल के हिसाब से भी हमारा इकोसिस्टम किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है, इसको देखते हैं। जहाँ पे बहुत हाई रेनफॉल है वहाँ पर आप देखिएगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है। जहाँ थोड़ा सा मॉडरेट रेनफॉल है वहाँ पे हमको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिल जाता है। और जहाँ सालों भर आपको एकदम कम बारिश होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि डेजर्ट रहता है, वहाँ पे हमको जीरोफिटिक वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो रेनफॉल भी किस तरीके से अलग अलग इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं विंड के बारे में। विंड भी हमारा एक एबायोटिक कंपोनेंट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में। जैसे सीड्स और पॉलन के डिस्पर्सल में जब हवा चलेगी तभी पॉलन उड़ करके एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर जाएगा। तो इसमें भी जो है हमको विंड जो है वो हेल्प कर रहा है एक तरीके से प्लांट रिप्रोडक्शन में। फिर रेगुलेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न को भी जो हमारा विंड है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं माउंटेन्स एंड स्लोप्स के बारे में कि किस तरीके से जो हमारे माउंटेन्स हैं वो क्लाइमेट को, सॉइल फॉर्मेशन को और वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो स्लोप्स हैं, अलग अलग रीजन में जो माउंटेन है वहाँ के वेजिटेशन को और वहाँ के रहने वाले जीव जंतु को कैसे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे आप एकदम टेम्परेट रीजन में चले जाइए, वहाँ के जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर आपको अलग टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलेगा, अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो सेवन्थ फैक्टर है वो है सॉइल। इडैफिक फैक्टर्स भी हम लोग सॉइल को बोलते हैं, जैसे कि एसिडिक सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, सिल्ट सॉइल है। तो आप देखिए एसिडिक सॉइल में हमको ब्लूबेरीज ग्रो करता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं अल्कलाइन सॉइल में भी ग्रो करते हैं, उनको हम कैल्कोफाइट्स बोलते हैं। कॉटन की खेती के लिए हमको काली मिट्टी चाहिए, तो जो ब्लैक सॉइल होता है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, डैट इज़ सूटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। इसके अलावा सिल्ट सॉइल है, उसमें हमको अलग टाइप का वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो अलग अलग टाइप के सॉइल में अलग अलग टाइप का हमको प्लांट्स देखने को मिलता है। सेम एक फैक्टर है हमारा क्लाइमेट, जो कि इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। इसका इम्पैक्ट है कि ये स्पीसीज़ डिस्ट्रीब्यूशन को, माइग्रेशन पैटर्न को, अगर क्लाइमेट सूटेबल नहीं है तो स्पीसीज़ माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाएंगे। स्पीसीज़ जो हैं इकोसिस्टम के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को रेजिलिएंट बनाते हैं। तो इकोसिस्टम रेजिलियंस के लिए भी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस के आधार पर जो इकोसिस्टम है वो दो टाइप का है। एक है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है हमारा मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो एकदम नेचुरल है और जहाँ किसी भी तरीके का ह्यूमन हस्तक्षेप नहीं है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशियन या डेजर्ट इकोसिस्टम। देखिए फॉरेस्ट में हमको कभी टेंशन नहीं होता है कि अरे वो पेड़ सूख जाएगा, चलो वो सब प्लांट में हम पानी डाल करके आते हैं। लेकिन जो मैन मेड इकोसिस्टम है डैट इज़ क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय ह्यूमंस। आप घर में गार्डन लगाइए तो उसमें पानी डालना ज़रूरी है। अगर हम 2-3 दिन पानी नहीं डालें तो क्या होगा, हमारा प्लांट सूख जाएगा। एक्वेरियम आप घर में रखते हैं, अगर उसमें हम मछली को दाना नहीं डालेंगे तो हमारी मछलियाँ डेथ हो जाएगी। जबकि जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जो पॉन्ड है, तालाब है या जो रिवर इकोसिस्टम है, ओशियंस है, वहाँ हमको टेंशन है क्या कि अरे मछली को खाना देना है, दाना डालना है या प्लांट्स को पानी देना है। तो जो भी नेचुरल इकोसिस्टम है वो सेल्फ सस्टेन्ड है, सेल्फ मेंटेन्ड इकोसिस्टम है। लेकिन जो मैन मेड इकोसिस्टम है वहाँ ह्यूमन का हस्तक्षेप जरूरी है। वहाँ हमको टाइम टू टाइम पानी डालना है, टाइम टू टाइम खाना प्रोवाइड करना है। और आगे बढ़ते हैं इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। तो यहाँ पे 3 टाइप का इकोसिस्टम है। पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि लैंड बेस्ड रहेगा, इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, क्लाइमेट एक्सेट्रा। अब देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा। इसके बाद बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। नाम से ही क्लियर है, एक्वेटिक है तो वाटर बेस्ड होगा। यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होगा वो एक्वेटिक लाइफ के बीच में होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओशियन, रिवर, लेक, वेटलैंड्स। इसको थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं अदर टाइप्स में। तो देखिए मरीन इकोसिस्टम जहाँ सॉल्टी वाटर होता है और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन एकदम कम होता है। तो मरीन इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो जाता है ओशियन और सी इकोसिस्टम जहाँ जो हमारा वाटर है वो सॉल्टी होता है, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जहाँ वाटर में सॉल्ट नहीं होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रिवर्स और लेक इकोसिस्टम। और यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स का स्पीसीज़ भी देखेंगे। मरीन इकोसिस्टम में जो स्पीसीज़ हमको दिखाई देंगे वो फ्रेश वाटर में नहीं होंगे। जो फ्रेश वाटर में हमको फ्लोरा फौना होगा वो मरीन इकोसिस्टम में नहीं होगा। यहाँ मैंने अलग अलग इकोसिस्टम का जो मैंने अभी टाइप्स की बात की है उसका आप लोगों को पिक्चर लगाया हुआ है। ये देखिए डेजर्ट इकोसिस्टम में, तो डेजर्ट इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और हमको डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पर प्लांट और एनिमल स्पीसीज देखने को मिलता है। यहाँ मेनली जो जीरोफिटिक वेजिटेशन है, क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे क्या है बहुत लेस है, साल भर में बहुत कम बारिश होता है, तो हमको कैक्टस लाइक प्लांट जो है यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं और ये तस्वीर देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम का है। कितना डेंस वेजिटेशन, कितना घना हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमको टॉल ट्रीज़, लॉन्ग ट्रीज़, हर्ब्स, श्रब्स सब का कलेक्शन देखने को मिल रहा है। डिफरेंट एनिमल स्पीसीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, ये सब फॉरेस्ट इकोसिस्टम की खूबसूरती है। और यहाँ पर सालों भर, यहाँ जो आप फोटो देख रहे हैं ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ सालों भर जो है बारिश होते रहती है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट इमेज में जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है। तो क्या ग्रासलैंड में हमको ट्रीज़ नहीं मिलेगा, हर्ब शब्स नहीं मिलेगा? मिलेगा, बट द मेन लैंड इज़ डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस। उसी तरीके से क्या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमको ग्रासेस नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बट द मेन लैंड इज़ डोमिनेटेड बाय द ट्रीज़। और यहाँ ग्रासलैंड में जो है फॉरेस्ट के कंपैरिजन में हमको डिफरेंट टाइप का स्पीसीज़ मिल रहा है, फॉक्स मिल रहा है, डियर मिल रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में। पॉन्ड इकोसिस्टम में जनरली जो है हमको एक्वेटिक स्पीसीज़ मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, फ्रॉग्स। किनारे की ओर हम लोग देख रहे हैं कि हीरोइन बैठा हुआ है। तो हर एक जगह इकोसिस्टम के हिसाब से अलग टाइप का वेजिटेशन, ये जो अलग अलग मैंने पिक्चर लगाया है इसके पीछे यही मोटो है कि आप समझिए कि अलग अलग इकोसिस्टम में हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स का प्लांट स्पीसीज प्लस एनिमल स्पीसीज, चूँकि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का इमेज है तो दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट स्पीसीज या एक्वेटिक एनिमल स्पीसीज हमको देखने को मिलता है।
एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही अगर हम बात करते हैं तो सी या ओशियन इकोसिस्टम की आप बात करिए तो वहाँ देखिए हमको बिग फिश देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश वेराइटी हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोरल रीफ इकोसिस्टम आप देखिए यहाँ इमेज में लगा हुआ है। ये सारा सी और ओशियन इकोसिस्टम की खूबसूरती है। तो इस तरीके से अलग अलग इमेज के थ्रू ये एक और पिक्चर मैंने सी ओशियन इकोसिस्टम का लगाया हुआ है। तो आपने देखा कि अलग अलग इकोसिस्टम में किस तरीके से हमें डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, फ्लोरा और फौरा दोनों में डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम मेन फंक्शन इन्वॉल्व एनर्जी फ्लो, nutrient cycling, productivity and decomposition driven by interaction between living and non-living parts, regulating life support system, providing resources like food and water, and maintaining balance through biogeochemical cycles and energy transfer through food webs, ultimately sustaining all life। तो इकोसिस्टम का क्या फंक्शन है, सब चीज़ को ये कैसे मेंटेन करता है, अगर बात की जाए फूड वेब की, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की, तो यहाँ एक एक करके सारे पॉइंट को डील किया गया है। इससे आपका नोट्स भी आसानी से बन जाएगा। सबसे पहला बात है प्रोडक्टिविटी। इट रेफर्स टू द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, कितना ज़्यादा जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा है एनर्जी फ्लो। इट इज़ द सिक्वेंशियल प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। द एनर्जी कैप्चर्ड फ्रॉम द सन फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स एंड देन टू डिकम्पोजर्स एंड फाइनली बैक टू द इन्वायरमेंट। तो जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो भी प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रत्येक एनर्जी लेवल पे कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। एनर्जी फ्लो पे आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो थर्ड फंक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, डैट इज़ डिकम्पोजिशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। द टॉप सॉइल इज़ द मेजर साइट फॉर डिकम्पोजिशन, क्योंकि टॉप सॉइल में ही क्या रहेंगे, हमारे डिकम्पोजर्स रहेंगे। डिकम्पोजर्स हैं कौन कौन, पहले ही मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया है। बैक्टीरिया है, इसके अलावा हमारा फंजाई है जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करेगा, डेड मटेरियल को डिकम्पोज करेगा। और फिर बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल की। इन एन इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड एंड रिसाइकिल्ड बैक इन वेरियस फॉर्म फॉर द यूटिलाइजेशन बाय वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो ये जो 4 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर लिखना चाहिए फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में। और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।